हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार आईसीएसई वाला यूट्यूब चैनल पर। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटोर और आपकी प्यारी दोस्त। तो मैम इज अगेन बैक विद यू विद एन अमेजिंग टॉपिक एंड दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट इन पार्ट 1, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो ये चैप्टर जो है वो आपके दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसको हम दोनों सेपरेट अलग अलग पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम इस चैप्टर को फटाफट वन शॉट में रिवाइज करने जा रहे हैं। सो आई होप यू ऑल पीपल आर रेडी विद मी टू रिवाइज दिस चैप्टर। इससे पहले वाले हमने लेक्चर में क्या देखा था, सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, रोडवेज, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड अ वेरी न्यू टॉपिक। फटाफट से बेटा इसको रिवाइज करते हैं। इम्पैक्ट पढ़ेंगे इसका क्या होता है और हमें क्यों जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की। देखो क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा, गार्बेज, है ना, जो हम लोग घरों से निकलता है फिर कहीं बाहर जाता है, उसको कहीं मैनेज करना पड़ता है। तो इसी वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या इनसे नुकसान हो सकता है ये हम पढ़ेंगे और उससे हम कैसे बच सकते हैं ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, कि अगर कहीं पर कूड़ा इकट्ठा होगा तो वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या खराबियां हो सकती है, क्या क्या वहां पर होता है। तो पहला आता है स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप का मतलब क्या हुआ कि वहां की मिट्टी खराब हो रही है, वहां का एरिया खराब हो रहा है ना, वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर कूड़ा होता है वहां कोई घर बनाना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। सो गार्बेज एंड वेस्ट दोनों, ओपन डंप्स एंड लैंडफिल्स, ठीक है ना, ये खुले में हम लोग डंप कर देते हैं। ओके, डम्प्ड ऑन अ वेकेंट लैंड, ऐसी जमीन पर डंप करते हैं जो खाली जमीन होती है। एंड लेफ्ट टू डिकम्पोज नॉट ओनली रूइंस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंड बट ऑल्सो स्पॉइल्स द विजुअल अपीयर ऑफ द प्लेस। वो ये कह रहा है कि जो कचरा वचड़ा हम फेंकते रहते हैं, इससे क्या होता है, एक तो हम ऐसी जगह पर फेंकते हैं जहां पर हमारे पड़ोसी अंकल देख ना पाए, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे उठा दिया फेंक दिया हमने, है ना। तो हम ऐसी जगह पर फेंकते हैं जो जमीन खाली होती है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जिस जमीन पे हमने उसे फेंका है अब वहां से दो चीजें होंगी। एक तो वो जमीन खुद में खराब हो रही है, कचरा है, कचरा जो है वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा, मिट्टी के साथ रिएक्ट करेगा, वहां की लैंड खराब हो जाएगी। प्लस वहां का जो विजुअल अपील है, विजुअल अपील का मतलब जो आसपास का एरिया है वो भी गंदा दिखता है। भाई एक जगह ऐसी है जो एकदम साफ सुथरी है, एक जगह ऐसी है जो एकदम गंदी संदी है, तो ऑब्वियसली इंसान को वो जगह पसंद आएगी जो साफ सुथरी होगी, ठीक है ना। देन ऑल्सो इमेनेट फाउल स्मेल, बदबू भी आती है, ऐसे नाक बंद करके हम लोग निकलते हैं, पास करते हैं, अरे बहुत बदबू आ रही है, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज गार्बेज एंड ओपन डंप। समझ में आया कि नहीं आया, वेस्ट के लिए क्या क्या नुकसान होता है अगर हम कचरा फेंक रहे हैं ओपन पे। तो दूसरा सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, हम कचरा फेंक रहे हैं तो कचड़े से क्या हो रहा है, वो कचरा पानी में जा रहा है तो वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल में मिल रहा है तो लैंड पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, ठीक है ना। एवरी ईयर, हर साल ह्यूमन बीइंग डिस्पोज मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। हम लोग कितना कचरा निकाल रहे हैं बेटा, बिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ नोएडा में तो कचरे का एक पहाड़ भी है, ठीक है ना। बोथ ओपन डंप्स एंड लैंडफिल्स में कंटेन टॉक्सिन्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, चाहे ओपन वेस्ट हो चाहे डंप्स हो, उसमें टॉक्सिक चीजें होंगी, केमिकल्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दैट सीप इनटू द सॉइल, जो जमीन के अंदर चली जाएंगी, एंड वाटर बॉडीज चली जाएंगी, जिससे कि आपका वाटर और लैंड, वाटर और सॉइल दोनों की दोनों पल्यूट हो जाएगा। मैम वाटर कैसे हो रहा है, भाई जमीन के अंदर जा रही है, जमीन के अंदर फिर नीचे पानी भी है तो पानी में जा रहा है तो पानी खराब हो रहा है, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन अकर्स कब होता है, व्हेन पीपल डिस्चार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन कब होता है, जब हम इंसान बहुत सारा कचरा जब डायरेक्टली पानी में बहा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी पोल्यूट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। एंड नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस इन द वाटर बॉडीज कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। और जो हम नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि जितने अमाउंट हम कचरा डाल रहे हैं पानी में, उससे उसका रेट ऑफ, जो रेट, जिस रेट से हम डाल रहे हैं, जिस स्पीड से हम डाल रहे हैं, जितनी क्वांटिटी से हम डाल रहे हैं, उससे वो नेचुरली प्रोसेस होने की जो क्वांटिटी है, जो स्पीड है, वो बहुत स्लो है। तो दैट इज द रीजन पानी पोल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। फिर आता है एयर पोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो कचरा है, अक्सर हम लोग के घर के सामने जो झाड़ू लगाती हैं आंटी, स्वीपर जो आती है, वो कचरे में आग लगा के चली जाती हैं। यस और नो, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, पत्ते इकट्ठा करे, आग लगा दी, ठीक है ना। तो ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है ना। अनकंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट क्रिएट स्मोक एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स दैट रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट एंड कॉजेस पोल्यूशन। कि उसमें हमने आग लगा दी, फिर उसमें क्या है, बहुत सारा कचरा एक साथ था,
वो सब एक साथ आकर जलने लगा तो उसकी जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा नुकसान वाली है, वो ऊपर एयर में चला गया और ये पोल्यूशन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। स्कैवेंजर्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, अब स्कैवेंजर्स और स्ट्रे एनिमल्स कौन होते हैं भाई? आवारा कुत्ते जो होते हैं ना, गली में घूमते रहते हैं, और जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं ये ओपन गार्बेज में आते हैं, कुछ खाने के लिए आते हैं, कुछ ढूंढने के लिए आते हैं, ये वो वेस्ट खा लेते हैं, इसमें जो भी इनको ठीक लगता है वो खा लेते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है, इनको बीमारियां पकड़ लेती हैं। यस और नो? ठीक है ना। सो invade the open garbage dumps and spread the waste over a large area, thereby spreading germs and diseases। बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है ना। फिर आता है बेटा इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज भी अपना वेस्ट कहाँ निकालेंगी? हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, हार्मफुल गैसेस होती हैं जो लीक हो जाती हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली पानी में बहा दिए जाते हैं। उससे क्या है, हमारी इक्वेटिक लाइफ, हमारा लैंड, वाटर, एयर सब पोल्यूट हो रहा है। ठीक है ना। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली बेटा मैटर, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे आपका लेड हो गया, मर्करी हो गया। ये जब बेटा कॉन्टैक्ट में आता है जमीन के, है ना, तो दे डिस्ट्रॉय दी एनिमल टिश्यूज एंड हार्म लिविंग थिंग्स अलोंग द फूड चेन। भाई जानवर ने उसे खाया, है ना, गोट ने खाया, उसके चिकन ने खाया, उसके बाद हम इंसान भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो फूड चेन में आ रहा है, फिर हम इंसानों को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। देन फॉर एग्जाम्पल ग्रास गेट टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द सॉइल। अब भाई ग्रास जो है, जो हमारे घास फूस है, ग्रास कौन खाता है? घोड़े खाते हैं, है ना, बकरियां खाती हैं, गोट्स खाती हैं। ठीक है ना। अब क्या है, घास को उन्होंने खाया, घास में पहले से बेटा केमिकल था, अब वो किसके अंदर गया? एनिमल्स ईट देम, एनिमल ने उसको खा लिया, फिर उसके बाद वो एनिमल हमने खा लिया, ह्यूमन बींग्स ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो चीज टॉक्सिक मटेरियल पहुंच गया। ठीक है ना। कैसे? डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू पहुंच गया या फिर मीट के थ्रू पहुंच गया। तो जैसे फूड चेन में आता है। एक्यूमुलेटेड वेस्ट, जब एक जगह इकट्ठा होता है कोई कचरा, व्हेन डिकम्पोज, उसको जब डिकम्पोज करने गए, प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन गैस, उससे गैस निकलती है, दैट इज मीथेन गैस। ठीक है ना। व्हिच इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड मे कॉज एक्सप्लोजन इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली। जो बहुत ही इन्फ्लेमेबल गैस होती है और अगर उसे मैनेज नहीं करा तो उससे ब्लास्ट हो सकता है, आग पकड़ी जा सकती है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। ओके। फिर आता है बेटा यूट्रोफिकेशन। ये क्या होता है बेटा? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब पानी से ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज अकरिंग ईदर नेचुरली, या तो नेचुरली हुई है या किसी इंसानों के एक्टिविटी की वजह से हुई है। कब होता है बेटा ये? दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स थ्रू डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। अब ये कब होता है? जो हमारे नाले होते हैं, है ना, जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, नाली का गंदा पानी, जब ये सीधे जाता है, नदियों में मिल जाता है, तो क्या होता है, वहां पर ये यूट्रोफिकेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है ना। तो अंदर की एक्वेटिक लाइफ पे असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस अगर मिल जाते हैं, फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फीड्स, अगर ये सारी चीजें जाकर मिल जाती हैं, केमिकल्स वगैरह जाकर मिल जाते हैं पानी में, तो ये चीजें, ये प्रोसेस हो जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। व्हेन न्यूट्रिएंट्स बिकेम अबंडेंट, अब जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट हो गए, अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, तब क्या होता है? ड्यू टू वेस्ट एक्यूमुलेशन द ग्रोथ ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एल्गे द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गे इंक्रीजेस। अब वहां पर वेस्ट का जो एक्यूमुलेशन है, जो वेस्ट का जो ढेर है वो ज्यादा हो गया, तो क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाता है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स है, और एल्गी इंक्रीज कर जाते हैं, काई वगैरह होता है। अब जब ये इंक्रीज हो गया तो भाई जो ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन है वाटर में वो नहीं हो पाता है, एक लेयर बन गई पानी के ऊपर, वो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। जब पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या नहीं हो रहा, वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। पानी में कमी, वहां पर कमी आ गई, है ना, लैंड में अंदर जमीन में ऑक्सीजन की कमी आ गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भाई कैसे खाना बन पाएगा, है ना। ओके। सो विच रिड्यूसेस पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी के बढ़ने की वजह से ये जो ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं जा पा रही, हीट अंदर वाटर बॉडी में नहीं जा पा रही। फिर क्या होता है? एज अ रिजल्ट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, यानी अपना खाना नहीं बनाते हैं, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है? ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है। तो दिस इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर आता है हेल्थ हजार्ड्स। भाई इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू कंटामिनेशन, खराब पानी पी लिया, केमिकल वाला पानी पी लिया। क्यों कहते हैं ड्रिंक सेफ वाटर, क्लीन वाटर? क्योंकि भाई अगर हम खराब पानी पी लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ओपन डंप में क्या है बेटा? फ्लाइज आती हैं, है ना, मक्खी, चूहे घूमते रहते हैं, रेलवे स्टेशन में बहुत देखा होगा, और ये बेटा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर चलते रहते हैं जो हम इंसानों में बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जैसे मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक वेट पोजेसेस अ सीरियस थ्रेट, बिकॉज जो घरों का कचरा है बेटा, अगर उसे आप 2-3 दिन बंद कर दोगे ना तो कचरे के डब्बे में कीड़े बन जाते हैं अपने आप से।
ठीक है ना। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इनका ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं, है ना। घर में हम जो सब्जियां छील रहे हैं, जो हमने कूड़ा उठाया है ना, इनसे बना हुआ है। बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिक इन नेचर एंड अंडरगोज फर्मेंटेशन विच क्रिएट्स कंडीशन फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज मेकिंग। ये वो इंसेक्ट्स हैं, या कह सकते हो कि वो पैथोजेंस हैं जिनसे बीमारियां पनपती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कचड़े के डिब्बे को अगर आप 2-3 दिन नहीं फेंकोगे, उसमें वही दही डाल दी, उसी में खाना डाल दिया, उसी में पत्तियां डाल दी, उसी में आलू छिलके डाल दिया, टमाटर सड़ा डाल दिया, है ना, सड़ी दाल डाल दी, तो क्या होगा? वहां पर पैथोजेंस यानी वहां पर ऐसे कीड़े डेवलप होने लग जाएंगे जिससे कि आपके घर में बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है ना। तो भाई बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर आता है बेटा आपका वाटर पोल्यूशन। जो भी आपने वेस्ट डंप किया हुआ है वो सॉइल में गया, सॉइल में गया तो फिर नीचे और गया, पानी में गया, तो इससे पानी क्या हो रहा है? कंटैमिनेट हो रहा है। वही चीज लिखी हुई है, वेस्ट डंप्ड नियर वाटर रिसोर्स पर्कुलेट्स थ्रू द सॉइल। सॉइल से नीचे गया इनटू द वाटर बॉडीज, पानी में गया एंड कंटैमिनेट्स द वाटर, पानी खराब कर देता है। ठीक है ना। डायरेक्ट डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट इन रिवर्स। इसके अलावा डायरेक्ट डंपिंग कर देते हैं हम लोग, है ना। सीधे पानी उठाकर, सीधे गंदा पानी या कोई भी वेस्ट उठाकर हमने नदियों में फेंक दिया, है ना, रिवर्स में फेंक दिया, सी में फेंक दिया, लेक में फेंक दिया, जिससे क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द वाटर बॉडीज, जिससे कि पानी जो है वो एकदम खराब हो जाता है। एंड फर्दर क्या होता है? जो फूड चेन थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फीड ऑन इट, उससे क्या होता है? आगे चलकर जो फूड चेन चल रही है कि भाई एक्वेटिक एनिमल्स को हम खा रहे हैं, फिशेस को हम खाते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं फिश ने उसको ब्रीथ करा है, पानी का उसको कॉन्टैक्ट में है फिश, तो फिश ने उसको ब्रीथ करा है, फिर वो फिश हम भी खा रहे हैं, तो इस तरीके से फूड चेन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद चोकिंग ऑफ ड्रेन्स, नाले नूले चौक हो जाते हैं, है ना, गली पिट्स, है ना, गटर वगैरह क्या होता है? चौक हो जाते हैं, है ना, ओवरफ्लो कर जाते हैं। फिर क्या होता है? बाय द सॉलिड वेस्ट रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम का मतलब आसपास पानी भर जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है भाई, हमको ऐसे अपने कपड़े उठाकर चलने पड़ते हैं। ठीक है ना। स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, आपको पता है सबके घरों के बाहर पानी भरी जाता होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। अक्सर आपने देखा होगा कि आता रहता है कि भाई कूलर की टंकी खाली कर दो, पानी मत रखो कूलर में, भरे कूलर में पानी मत रखिए, क्योंकि उसमें मस्किटोज ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है ना। इन स्टैग्नेंट वाटर, या कहते हैं उसमें ऑयल डाल दो, या केरोसिन ऑयल डाल दो, जिससे कि भाई ऑक्सीजन नहीं जाएगी उसके अंदर, तो क्या होगा भाई? मस्किटो ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे, है ना, स्टैग्नेंट वाटर में। एंड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया। और फिर क्या होगा बेटा? मलेरिया जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर आता है बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये क्या है बेटा? टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इन हजार्डस वेस्ट कॉजेज सीरियस इरिवर्सिबल इलनेस। ये ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत ऐसे, ये टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर इसे कोई कंज्यूम कर ले तो ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कोई इलाज ही ना हो, बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेड की बात करें, इट कैन अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन, कि इसको आप, जो ऐसी बीमारियां होंगी जिससे आप वापस नहीं आ सकते, है ना भाई। बुखार आया, मच्छर ने काटा, बुखार आया, दवा खाई, ठीक हो गए, बट इनसे ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे आप वापस नहीं आ सकते। जैसे कि बेटा लेड अगर किसी बच्चे ने किसी भी चीज़ के थ्रू अगर कंज्यूम कर लिया तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, है ना। देन एस्बेटोस, अगर एस्बेटोस कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, लो भाई लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगी, है ना, एज वेल एज चेस्ट एंड लंग कैंसर हो सकता है। तो ये आपकी रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल इलनेस है। सिमिलरली मर्करी अटैक्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजिंग ब्रेन डैमेज एंड इवन डेथ। तो ये देखो कितने हार्मफुल चीजें हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, है ना। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें तो बेटे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और जो आर्म फैक्ट्रीज होती है ना, जहाँ हथियार वगैरह बनते हैं, इनकी वजह से ये रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, है ना। दे आर अ सीरियस थ्रेट टू द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, है ना। ओके, ऑल्दो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, हालांकि बहुत छोटी क्वांटिटीज में आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलेगा, बट रिमेन्स एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फॉर मेनी ईयर्स, है ना। लेकिन अगर एक बार किसी ने सेवन कर लिया तो उसका फिर उसको परेशानी जो है कई सालों तक होती चली जाएगी, होती रहेगी, कहो जनरेशन टू जनरेशन होती रहे। ठीक है ना। ओके, देन इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बेटा टेरेस्ट्रियल लाइफ में, यानी इंसानों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली बात है भाई, ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर भाई इंसानों ने अगर इसे कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा? देखो सॉलिड वेस्ट, अगर बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट लुक्स अगली, खराब लगता है, बदबू आती है, इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं तरह तरह के, पता नहीं कौन कौन से, चूहे एंड अदर डिजीजेस स्प्रेड कर जाती हैं एनिमल्स में। ठीक है ना, फिर हम सेवन कर लेते हैं, अदर डिजीज स्प्रेडिंग
एनिमल्स, ठीक है ना। देन इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, अब प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, ये जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, और इन वेस्ट एक्यूमुलेशन कॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ इंजरीज, है ना, पत्तियां खराब हो जाती हैं, है ना, प्रीमेच्योर लीफ फॉल हो जाता है, पत्ती पूरी तरीके से बड़ी भी नहीं हो पाई और पेड़ पत्ती गिर गई, डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, वाटर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा स्टोमेटा से, रिड्यूस इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि भाई इसका असर है, कंटामिनेशन हो गया है, पेड़ खराब हो गया है ना, ऑल्सो रिड्यूस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। देन डस्ट डिपोजिटेड ऑन लीव्स ब्लॉक द स्टोमेटा ऑफ प्लांट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जब पानी छिड़कते हैं तो पत्तियों में पानी छिड़का जाता है, क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर डस्ट बैठ गई है, अगर कई टाइम तक डस्ट बैठी रहती है तो जो स्टोमेटा में जो लीव्स हैं वो उसमें जो डस्ट बैठ जाती है तो फिर स्टोमेटा से ऑक्सीजन नहीं बाहर आ पाती, है ना, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है ना, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है एंड ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से, ठीक है ना। देन स्मोक एमिटेड बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट कॉज रिडक्शन इन रूट एंड शूट लेंथ, नंबर ऑफ लीव्स एंड नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्पाइक इन केस ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, है ना। तो भाई क्या रहा है कि अगर मान लो लीव्स, जैसे कि मान लो कोई आसपास ऐसी जगह है जहाँ पर कचरा जलाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे जो रूट एंड शूट की लेंथ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि भाई लगातार जो है पेड़ जो है वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर प्लांट, वो पेड़ लगातार उस वेस्ट एक्यूमुलेशन के कॉन्टैक्ट में है ना, तो वो भी बर्बाद हो रहा है। ओके, देन इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स क्या होता है बेटा, कई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दे आर डायरेक्टली इफेक्टेड, है ना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जानवर जो है वो क्या खा रहा है, इंसान को तो खा नहीं रहा, यही सारी चीजें खा रहा है जो आपको मिल रही है, जमीन पे मिल रही है, पेड़ पौधे, यही सब खा रहा है वो, है ना। व्हेन दे फीड फॉर वेस्ट फॉर फूड, है ना, जाके वो कचरे में मुंह डालता है, गाय वाय देखो अक्सर आपको कचरे के ढेर में मिलेंगी, भूख लगी है भाई, इंसान भूख के लिए कुछ भी करता है, ठीक है ना। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है बेटा, जो जानवर होते हैं वो ऐसे टॉक्सिन्स को या फिर नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक बैग्स को खा लेते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनका गला चोक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भाई इफेक्ट है एनिमल के ऊपर। इक्वेटिक लाइफ में क्या होता है बेटा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक आता है पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल और एक आता है डोमेस्टिक वेस्ट। तो टू कैटेगरीज ऑफ वेस्ट कॉजेज ग्रेटेस्ट डैमेज टू इक्वेटिक लाइफ, दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिससे इक्वेटिक लाइफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है। एक है आपका पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और दूसरा है आपका डोमेस्टिक वेस्ट। अगर हम चलो आगे बात करते हैं, over 1 million marine animals include mammals, turtle, fish, shark, they are killed each year due to plastic debris। चाहे मैमल्स हो, चाहे टर्टल्स हो, चाहे फिशेज हो, चाहे शार्क्स हो, ये हर साल कितनी 1 मिलियन, बहुत होता है बेटा 1 मिलियन, ठीक है ना, 1 मिलियन मरीन एनिमल्स मर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक वेस्ट, क्योंकि ये प्लास्टिक कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं इन द ओशंस दैट इज वॉश्ड आउट फ्रॉम द बीचेस, स्ट्रीट्स एंड हाईवेज इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। हम लोग बीच में जाते हैं, घूमने गए, कुरकुरे का पैकेट खाया, वहीं हमने छोड़ के आ गए, अब वो पैकेट क्या हुआ, समुद्र की लहर आई, समुद्र में ले गई, फिर वो कहीं ना कहीं अंदर चली गई, वहां पर फिश के कॉन्टैक्ट में आई, पानी कंटामिनेट हुआ, तो इससे बहुत सारी फिशेज, बहुत सारे टर्टल्स, बहुत सारे मैमल्स मर रहे हैं, ठीक है ना। देन दिस प्लास्टिक ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, फिर ये आगे चलकर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है, उसके बाद वो सीधे इजिली इंजेस्टेड बाय मरीन एनिमल्स, इसको मरीन एनिमल्स खा लेते हैं, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है बेटा उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में और इवेंचुअली फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के पाइप में अगर जरा से भी छेद हो जाता है तो वहां से तेल पूरे अंदर पानी में फैल जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं आती है और वहां पर भी इक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। सो भाई चीज देखिए, ड्रिलिंग फॉर ऑयल आल्सो कॉजेज हार्म टू मरीन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ pollution from oil spills. It affects their reproductive system, creates liver and kidney problems. ठीक है ना। चलो अब आता है नेक्स्ट, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है बेटा, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेज अलोंग द फूड चेन। फूड चेन जो होती है ना, जैसे ग्रास, फिर एनिमल्स के बाद इंसान, जो फूड चेन चल रही है, जब उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो क्रिएट करता है बायोमैग्निफिकेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, इफ देयर आर ट्रैक्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस केमिकल्स इन वाटर, है ना, तो वाटर में अगर मान लो ज्यादा केमिकल्स हैं, ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो क्या होगा, देन देयर कॉन्सेंट्रेशन इन एल्गे विल बी मच हायर। क्यों, क्योंकि एल्गे कहाँ मिल रहा है, एल्गे आपको वही पानी में मिल रहा है, तो एल्गे में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर पानी में सब्सटेंसेस ज्यादा है, केमिकल ज्यादा है, तो एल्गे में भी आपको केमिकल्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। व्हेन फिश ईट एल्गे, अब भाई आपको पता है एक काई वाली मछली होती है जो आपको हर एक्वेरियम में दिखेगी, है ना, उसका काम ही होता है काई खाना। अब जब काई में अगर मान लो टॉक्सिक ज्यादा है तो क्या होगा, वो मछली भी मर जाएगी,
है ना। तो क्या होगा, व्हेन फिश ईट द एल्गे, जब एल्गे वो खाएगी तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक विल इंक्रीज फर्दर लो। अब पहले एल्गे के अंदर था, अब फिश के अंदर भी आ गया। फिर क्या होगा, व्हेन बिग फिश विल ईट स्मॉल फिश, जब कोई बड़ी मछली किसी छोटी मछली को खाएगा तो उसके आगे फिर और ये बायोमैग्निफिकेशन हो गया और टॉक्सिसिटी बढ़ गई, है ना। अब वो पहले एल्गी में था, फिर छोटी मछली में आ गया, फिर बड़ी मछली में भी आ गया, है ना। दस इस तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन वाटर कैन हैव अ सीरियस इंपैक्ट ऑन फिश दैट लिव इन इट। तो एक छोटा सा अमाउंट भी अगर कोई मान लो केमिकल का है और उसे किसी एक फिश ने कंज्यूम कर लिया तो पूरा का पूरा मरीन एक्वाटिक जो एनवायरनमेंट है उसको खतरा हो सकता है। तो वो जो कहावत है ना कि एक मछली सारा तालाब को गंदा कर देगी, वो बात सही है ना। यहाँ पर उसका मतलब दूसरा निकल रहा है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। ओके, अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी बेटा बहुत खतरनाक होती है और ये मरीन एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, मरकरी कंटामिनेशन अगर सी के पास है, इन सी ऑन अ कोस्टल टाउन, जैसे जापान में क्या हुआ था, कॉजेज इलनेस इन सम फिशरमैन, वहाँ पर मरकरी की लेवल ज़्यादा था उस पर्टिकुलर एरिया में, जापान के उस एरिया में। वहाँ पर जो मछुआरे थे जो वहाँ पर फिशिंग वगैरह कर रहे थे उनको ये बीमारी हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वो लगातार पानी में खड़े होके मिनीमाटा बे जो है वहाँ पर लगातार बेटा फिश को पकड़ते थे, है ना, पकड़ते थे। ऑल्सो किल्ड डिफरेंट सी बर्ड्स, इसके अलावा और बहुत सारे सी बर्ड्स को उन्होंने मारा, स्पीशीज फीडिंग ऑन दी फिशेस। ये जो एपिडेमिक हुआ था इन मिनीमाटा, इसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीजेस। बहुत फेमस डिजीज है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। ऐसे होती है मिनीमाटा डिजीज। क्या होता है, ठीक है ना, ये मिनीमाटा डिजीज है। उसके अलावा मरकरी से और क्या नुकसान है, ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम वेस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज लाइक पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, क्लोरीन इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से भी मरकरी रिलीज होती है जो कि इक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इक्वेटिक तो छोड़ो, इंसानों के लिए खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर वो मछली पकड़ रहे थे, उसको सेल करा, उसे खाया, कंज्यूम करा, तो इस तरह की बीमारी हो गई। तो ये कहाँ पर हुआ था, जापान में ये एपिडेमिक हुआ था। मिनीमाटा बे है तो उसी के नाम पर ये डिजीज का नाम पड़ गया मिनीमाटा डिजीज, ठीक है ना। ओके, नाउ अब आता है भाई नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट की। भाई अब इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो हमारी धरती खराब हो जाएगी, हमारे इंसान बचेंगे ही नहीं। ओके, so there is a close connection between waste, pollution and damage to the environment. Waste causes pollution. Waste से obviously आपको पता है pollution होता है, which in turn cause the damage. तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। UNEP की बात करें, एवरी ईयर, हर साल 11.2 बिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड वर्ल्ड वाइड। इतना कचरा हर साल हमारे धरती पे इकट्ठा होता है। ये डीके करता है। द डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉलिड वेस्ट कंट्रीब्यूट्स 5% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो जितना हम वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसे हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं तो हर साल 5% ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, ठीक है ना। चलो, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज, वेस्ट ऑन लैंड। अगर जमीन पर कचरा पड़ा हुआ है तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। वेरियस डिजीजेज स्प्रेड ऑन द एपिडेमिक स्केल बाय द वेक्टर्स, वेक्टर्स से फैलती है ड्यू टू वेस्ट एक्यूमुलेशन ऑन लैंड एंड वाटर बॉडीज। अगर कचरा बहुत सारा पड़ा हुआ है जमीन और वाटर पे तो वेक्टर्स के थ्रू बीमारियां फैलती हैं। जैसे मैं आपको कॉमन डिजीज बताऊं जो वेक्टर के थ्रू फैलती है, जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, गैस्ट्रो एंटेरिटिस हो गया, है ना, ये हाउस फ्लाई से होता है, मक्खी से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा काला जर हो गया बेटा, सैंड फ्लाई फीवर होता है, ये सैंड फ्लाई से होता है। फिर मलेरिया हो गया, फिलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया बेटा, है ना, एनसेफ्लाइटिस हो गया। ये कहाँ से होता है बेटा, मस्कीटोज से होता है। फिर बात करें स्लीपिंग सिकनेस होती है, किससे होती है, टेस्टिस से होती है, टेसिटेसी से होती है, फ्लाई से होती है। प्लेग होता है, सैल्मोनेलोसिस किससे होता है, रोडेंट से होता है। रेबीज हेरिटेड डिजीज होती है, किससे होता है, डॉग से होती है ना। देन थर्माटोफाइटोसिस एंथ्रैक्स, ये किससे होता है बेटा, कैट से होता है। तो देखो वही आपको बता रहा है कि वेक्टर्स के थ्रू कैसे कैसे बीमारियां फैल सकती हैं। फिर वेस्ट एंड वाटर की बात करें तो बेटा सीवेज कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज। ऑब्वियस ही बात है, नाले नालियों में क्या होता है, कचरा ही होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। इंसानों का वेस्ट भी होता है। मोर एवर सीवेज हैज पैथोजेनिक एजेंट्स। पैथोजेनिक एजेंट्स का मतलब डिजीज मेकिंग वाले एजेंट्स, जिससे बीमारियां बनती हैं, पनपती हैं, सीवेज वो भी होता है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कमर्शियल वेस्ट होता है ना, इंक्लूडिंग जैसे मेटल सॉल्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी बेटा क्या करते हैं, प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये पानी में अवेलेबल हो तो क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स आर इफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। हमने वो पानी कंज्यूम कर लिया, हम बीमार पड़ गए, ठीक है ना। या फिर बाय यूजिंग इट फॉर पर्पस ऑफ पर्सनल हाइजीन या रिक्रिएशन, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमार
हो जाते हैं। तो कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिजीजेस है बेटा, जैसे वायरल की बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस होता है, डायरिया होता है। बैक्टीरियल की बात करें तो बेटा तो कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से एमोबियसिस होती है, डायरिया होता है ना। हेलमेंथिस से कौन सी होती है बेटा, राउंड वर्म से होता है, थ्रेड वर्म से होता है ना, ये बीमारी है तो राउंड वर्म या थ्रेड वर्म से होता है। तो ये आपके कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। अब आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, सो देयर आर 5 गैसेस विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपको पता है वो 5 गैसेस कौन कौन सी हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो आसपास के एरिया हैं, जो पानी के आसपास बसे हुए हैं, वो सारे शहर सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने आपको बताई है ना, यही चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, कौन कौन सी 5 गैसेस है बेटा, तो पहली आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी आती है बेटा आपकी मीथेन, तीसरी होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथी है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पांचवा है आपका वाटर वेपर। ये 5 गैसेस मिलकर आपकी ग्रीन हाउस गैस बनाती है, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, जैसे हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं ना, हम कोयला जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जिससे कि क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल होता है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि बेटा टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ रहा है, 3.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स होने लगेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करने लग जाएंगे, एंटार्क्टिका और आर्टिक रीजन में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स वो मेल्ट होने लग जाएंगे। जब मेल्ट होंगे तो क्या होगा, सी लेवल हाई हो जाएगा, जब सी लेवल हाई हो जाएगा तो बेटा जो सी शोर सिटीज है वो क्या हो जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी, जो कोस्टल एरियाज है उनकी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो देखो ये इसका इफेक्ट भी है, ठीक है ना। आवर फ्यूचर इज इन डेंजर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेटा हमारा टेम्परेचर जो है वो हर साल अगली सेंचुरी में आते आते, हर साल तो नहीं, अगली सेंचुरी में आते आते 2 से 5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब इस जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। आज के टाइम पर गर्मी कितनी पड़ती है ना, 50-50, 52-52 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। एक टाइम था 42 डिग्री बहुत मानते थे, आज तो 52, इस बार तो 52 डिग्री भी गया था, है ना। चेंजेस इन द विंड, है ना, रेनफॉल पैटर्न में, सर्दियों में देखो कितने चेंजेस है, दिसंबर में सर्दी नहीं पड़ रही है, जनवरी में ठंडी आती है, जबकि हम लोग को मेरे टाइम में विंटर वेकेशन हमें दिसंबर में मिलते थे, 25 दिसंबर 20 दिसंबर से मिलते थे, और बढ़िया 10 जनवरी के आसपास स्कूल खोलते थे। अब दिसंबर में वही नहीं होती, सर्दी नहीं पड़ रही है ना। तो दिस इज ऑल द थिंग। इट विल ऑल्सो कॉज rise and ट्रांसपिरेशन विच विल टर्न इनफेक्ट दी अंडरग्राउंड वाटर। ओके, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब आपको पता है ये एक ओजोन लेयर है, ये एक अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे अर्थ के सेकंड एटमॉस्फेयर में है। भाई एटमॉस्फेयर में हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, है ना, 4 पार्ट्स में। तो ये जो ओजोन लेयर है आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है ना। ये जो आपकी लेयर है ये हमारे धरती से 20 से 50 किलोमीटर ऊपर की एक लेयर है, ये एटमॉस्फियर है जो स्ट्रेटोस्फियर जो है, ठीक है ना। वहाँ आपको मिलेगी ओजोन लेयर। ये एक तरीके से बेटा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है कि जैसे सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज जो है जो खतरनाक होती है वो हमारे धरती पर नहीं आ पाती हैं, ये उन रेज को ट्रैप कर लेती है। लेकिन इसी में क्या हुआ, अभी हाल ही में एंटार्क्टिका के ऊपर एक छेद देखा गया है जहाँ पर डायरेक्ट आ रही है और वहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। चलो, सो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 4-5 में डिवाइडेड, 4 लेयर में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है ना। हम ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर मिलता है, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर का मतलब बेटा स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है ना, जिसकी हाइट क्या है, 20 से 50 किलोमीटर की है फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, है ना। ओके, इन स्पाइट ऑफ इट्स लो इंटेंसिटी द ओजोन लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। कैसे बेटा, आओ देखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर होने की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है सन के, जो और इंफ्रारेड रेज है जो सन से हमें डायरेक्ट धरती पे आती है, ये ओजोन लेयर होने की वजह से डायरेक्टली नहीं आ पाती है धरती के सरफेस पर। ओजोन लेयर बेटा जो यूवी रेज है, जो हार्मफुल यूवी रेज है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है सूरज से जो आ रही है, और हमारी लाइफ को, हमारी अर्थ को इस खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है, ठीक है ना। तो दिस इज ओजोन लेयर। ये आपको दिख रहा है, ये आपकी धरती है, ये आपका देखो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर है ना। ये देखो कैसे कैसे हमारी धरती को UVA, UVB, UVC से बचा रही है। ओके, चलिए, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ओजोन होल। अब देखो भाई ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजन, आओ देखते हैं। तो बेटा जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO एंड NO2, ये जब बेटा ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं, O3 कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। इसके अलावा बेटा जब सुपरसोनिक एरोप्लेन्स होते हैं, जब वो इस स्ट्रेटोस्फीयर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस को इमिट करते हुए निकलते हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई कभी कभी ऐसे प्लेन्स निकलते हैं जिनके पीछे एक लाइन बन जाती है,
दीज आर सुपरसोनिक एयरप्लेन्स, ठीक है ना। तो वो कौन सी गैस इमिट कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन गैस इमिट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब ये नाइट्रोजन गैस ओजोन के कॉन्टैक्ट में आ रही है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो बेटा दे आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर टू डैमेज दी ओजोन लेयर। ये CFCs क्या है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर में गैस है, उसको भी उसमें भी CFCs यूज होती है, ठीक है ना। जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज है बेटा, ये सारे CFCs टाइप के केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कहाँ करते हैं, एक बार है इन एरोसोल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, पेंट्स में, प्लास्टिक में, फोम में, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसे स्प्रेज में, पैकिंग इंडस्ट्रीज में, इन सब में CFCs का इस्तेमाल होता है ना। जब ये CFCs एटमॉस्फेयर में आती हैं तो इससे ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है ना। ऐसे ही बेटा ओजोन लेयर देखा गया है, कहाँ पर देखा गया है बेटा, एंटार्क्टिका में एक ओजोन होल, नॉट लेयर, होल देखा गया है। अ होल हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन दी ओजोन लेयर इन दी स्ट्रेटोस्फियर एंड नियर एंटार्क्टिका। ये जो बेटा होल, ऐसे क्या हो रहा है, जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट धरती में आ रही हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है बीच में, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर छेद हो चुका है ओजोन लेयर में, ठीक है ना। इससे बहुत सारी बेटा खतरनाक बीमारी हो सकती है, जैसे कि बेटा स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है ना, जिससे कि आपकी हेरिडिटी खराब हो गई, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है मरीन सिस्टम का, है ना, जैसे ग्रीन एल्गे, फिश और दूसरे एनिमल्स ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्स आर अफेक्टेड बाय द यूवी रेज। तो इन यूवी रेज का इन सब पर असर पड़ता है। ओके, वेजिटेबल्स भी बेटा बहुत सेंसिटिव होती हैं, जब वो यूवी रेज के कनेक्शन में आती है तो वो भी डैमेज हो जाती है फिजिकली और केमिकली भी, और फिर उसके बाद अगर उसे इंसान कंज्यूम कर ले तो और बुरी हालत हो जाती है, ठीक है ना। प्लास्टिक बिकम्स ब्रिटल व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद द यूवी रेज। ब्रिटल का मतलब एकदम जैसे जल के नहीं हो, एकदम पतला सा हो जाता है, जल जाता है, प्लास्टिक पिघल जाता है, वैसे हो जाता है, ठीक है ना। ओके ना, अब आता है एसिड रेन। एसिड रेन की बात करें तो बेटा जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, लेकिन जब उस पानी में एसिड होता है ना, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड्स इन वाटर, रेन वाटर। बारिश के पानी में जब ज्यादा एक्सेसिव एसिड्स होते हैं तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कैसे कैसे होता है बेटा, बर्निंग ऑफ वुल से होता है, वुड से होता है, पेट्रोलियम से होता है, सल्फर से होता है और नाइट्रोजन से होता है। ये जो दीज टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये अलग अलग ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड कर दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड कर दिया, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। फिर जाकर ये पानी मिल जाते हैं, ऊपर जाकर पानी मिल गए, जब पानी मिल गए तो क्या हो गया, एसिड रेन हो गई। जब पानी नीचे गिरा तो एसिड रेन हो गई। ड्यूरिंग रेन फिर क्या होता है, यही एक्साइड्स जो है बेटा दे रिएक्ट विद द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म एसिड। उसके बाद यही देखो, आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ से SO2 NO2 HO2 पानी से जाकर रिएक्ट हो गई, क्या हो गया, यहाँ पर बन गया H2SO4 NH03 बन गया, ठीक है ना। फिर ये देखो नीचे कैसे पानी आ रहा है। दिस इज व्हाट इज एसिड रेन। तो दीज एसिड्स व्हेन दे प्रेसिपिटेट टुगेदर, जब एक साथ आते हैं, दे रेन, यहाँ पर बारिश होती है या फिर स्नो हो जाता है, स्नोफॉल होता है एसिड रेन के फॉर्म में। ओके ना, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है बेटा, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, मॉन्यूमेंट्स कलरलेस हो जाते हैं बेटा, सारे कलर चले जाते हैं। तेजाब है, एसिड है ना, नॉट तेजाब, एसिड है। स्टैचूज खराब हो जाते हैं, ब्रिजेस खराब हो जाएंगे, फेंसेस खराब हो जाती हैं, रेलिंग्स खराब हो जाती हैं। जैसे बेटा जो हमारा ताजमहल है, अब ताजमहल थोड़ा सा येलो पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है उसका धुआं की वजह से यहाँ पर ताजमहल येलो पड़ रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या हुआ था, एसिड रेन हुई थी, जो कि किससे प्रोड्यूस हुई थी, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी से यहाँ पर एसिड रेन हुई, जिसकी वजह से ताजमहल जो है वो येलो पड़ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा क्या होता है, इंसानों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है ना, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो जाती हैं। एक्वेटिक स्पीशीज पे क्या होता है, इन पे भी असर पड़ता है। पानी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है, लेक में जा रहा है, सी में जा रहा है, और अगर वो एसिडिक वाटर है तो फिर वो जब पानी मिल रहा है सही पानी से, जब खराब पानी एसिडिक वाटर जो है एक नॉर्मल साफ पानी से अगर मिल रहा है आकर, तो क्या होगा, वो पानी भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो इफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट लीव्स गेट बर्न एंड ड्राई, जल जाएंगी क्योंकि वो एसिड रेन है, ड्राई हो जाएंगी, तो प्लांट ग्रोथ पे भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। सॉइल हेल्थ में क्या होता है बेटा, सॉइल भी खराब हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। Precipitation from air as acid rain and dry deposition of pollutants on land surface contributes to soil pollution. Soil pollution भी होता है, जो भी chemicals होते हैं, जो भी minerals होते हैं soil में, वो इस chemical pollutants में आकर react करते हैं। फिर क्या होता है, यही जो polluted plants होते हैं ज़मीन में होते हैं, इनको जानवर खा लेते हैं, तो क्या होता है फिर आगे चलकर हम इंसान उसको खाते हैं, तो indirectly हमको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। Polluted soil cause reduction in mineralization and decomposition processes. तो जो पोल्यूटेड सॉइल है फिर उसमें इतना मिनरल्स नहीं होगा, इतना डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो सॉइल पोल्यूट हो रहा है, ठीक
ठीक है ना। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, और जो एरिडिशन आर ऑलवेज रिड्यूस, earthworms and nematodes etc can destroy the toxic chemicals, are destroyed by toxic chemicals। जो earthworm होता है जिसको बोलते हैं फार्मर ऑफ सॉइल, है ना, अर्थवर्म केचुआ बहुत अच्छी चीज़ होती है बेटा, सॉइल को फिल्टर, सॉइल में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उसको फर्टाइल रखने के लिए, वो मर जाएंगे तो फिर कैसे सॉइल फर्टाइल होगा, तो सॉइल पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोस्फीयर। भाई जमीन अगर खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी तो पूरा का पूरा बायोस्फीयर खराब हो जाएगा। एग्रीकल्चर कहाँ करोगे, कहाँ उगाओगे, फिर क्या खाओगे, है ना, यू विल स्टार्व देन। ओके, देयरफॉर इसीलिए बेटा टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोस्फीयर, अगर आप चाहते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर खराब ना हो, तो सबसे जरूरी क्या है बेटा कि हमें अपने इस कचरे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रॉपरली इसको डिस्पोज करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम सॉइल पोल्यूशन हो और हम अपनी सॉइल की हेल्थ को अच्छा बना के रख सकें। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो विद ये है। देन इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक पर्टिकुलेट मटेरियल्स, इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक पर्टिकुलेट मटेरियल्स। अब देखो ये आपका आ गया, बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर चलिए अच्छा ऐसे आ जाइए। देखो लेड से क्या क्या होता है, लेड की बात करें बेटा तो इससे क्या होगा, जो ब्लड सिस्टम है वो खराब हो रहा है, जो हमारा कॉजेज बिहेवियर डिसऑर्डर्स, कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑल्सो, है ना, इससे हम मर भी सकते हैं। अगर लेड को हमने कंज्यूम कर लिया किसी भी तरीके से तो हमारा ब्लड सिस्टम खराब हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। अगर हम बेटा कार्डमिनियम की बात करें तो बेटा इससे हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, इसके अलावा हाइपरटेंशन हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है अगर इसका कंजम्पशन कर लिया। निकल की बात करें तो हमारे ये ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। मर्करी की बात करें तो बेटा नर्व खराब हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। फिर अगर बेटा हम बात करें बेरिलियम की बात करें तो हमारे बेरिलियोसिस कॉज हो जाता है ना। क्या होता है, आफ्टर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज एंड लंग्स अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज एंड लंग्स, हमारी आंखों पे असर पड़ता है, हमारे लंग्स पर असर पड़ता है। फिर क्या होता है, सांस कम आती है, वेट लॉस हो जाता है, लंग कैंसर हो सकता है, दिल पे भी असर आता है, ठीक है ना। देन बेटा बात कर रहा है एस्बेस्टोस की बात करें तो बेटा इससे एस्बेस्टोसिस एक बीमारी है, ये हो जाती है, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, छोटी छोटी सांसें आती है, कहते हैं ना सांस नहीं आ रही, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है ना। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1 आपने रिवाइज कर लिया है। अब इसका पार्ट नंबर 2 बचा, दैट इज द लास्ट ऑफ योर ज्योग्राफी, तो उसमें हम उसको भी रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपने मजेदार तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करा होगा। ओके, तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स अ डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।